अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हम जो है आज से नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब नया टॉपिक किस चीज़ के ऊपर है और उससे पहले मैं 1-2 बातें जो हैं असाइनमेंट के हवाले से करना चाहूँगा, जो कि लास्ट असाइनमेंट था हमारा 1। उसमें बहुत सौ के ऑब्जेक्शंस थे कि स्कोरिंग हमें सही से नहीं मिली है या कुछ। देखें, स्कोर से कुछ भी किसी का कुछ डिसाइड नहीं होता। ये एज अ फन एक्टिविटी के तौर पे हमने एक्सेप्ट रखा था, ताकि एक एक्टिविटी सबके दौरान हो जाए, सबको एक कंपटीशन की तरह सबको मिल जाए। तो इसी तरीके से कॉम्पिटिशन्स होते हैं। बेसिक था, बेसिक में अप डाउन्स हो जाते हैं। अभी हमने डॉम करा है, तो अभी डॉम से रिलेटेड मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा आज। वो आप लोगों ने करना होगा, उसके फिर अलग मार्किंग होगी। उसमें हो सकता है आप अच्छा कर जाओ, जो पहले वाले वो ना कर सकें। तो अप डाउन होता रहता है। तो इसलिए ये है कि अब जो असाइनमेंट होगा वो इस तरीके का होगा। अगर मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, और मैसेज भी मैं कर दूंगा उसका। असाइनमेंट 3 जो होगा वो होगा कुछ इस तरीके से कि आपने एक वेबसाइट बनानी होगी, मल्टी पेज, सिंगल पेज नहीं होगी, वो मल्टी पेज वेबसाइट होगी। और उसमें ये होगा कि कुछ किसी यूनिक आइडिया के ऊपर बनानी होगी। ये नहीं कि आपने किसी का क्लोन नहीं बनाना। अगर आप ये कर लेंगे, फूड की वेबसाइट के ऊपर बना लें। 3-4 मैं टॉपिक्स वैसे बता देता हूँ। अगर कुछ और आपके दिमाग में हो तो आप कुछ और बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अपना डिज़ाइन लेके आएं। अपना डिज़ाइन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, थिंकिंग जो है ना आपकी खुलती है। जब आप खुद से डिज़ाइनिंग करते हो, खुद से सोचते हो ना किसी चीज़ को, तो वो अच्छा बनता है, हमेशा अच्छा बनेगा। थोड़ा बहुत हो सकता है आउट हो, लेकिन मोस्ट केसेस में वो अच्छा ही बनता है और अप्रिशिएट किया जाता है। असाइनमेंट 1 में भी ये था कि मोस्टली ने सबने ज़्यादातर जो है मेरी कॉपी की हुई थी, और मैं शायद सही से गाइड नहीं कर पाया था उसमें। मैं ये नहीं कहता कि मैंने ही कहा था कि ये करना है, ये करना है, लेकिन गाइडलाइंस ऊपर नीचे हो जाती हैं। लेकिन कुछ ने क्या क्या डिफरेंट लेके आए आइडियाज़ को, कुछ जो है उसमें उसी के अंदर ही इनोवेशंस लेके आए। तो हमने उसको अच्छे से मार्किंग दी, उनको ज़्यादा अच्छी मार्किंग दी। तो इस वजह से रीज़न था ज़्यादा। बाकी वेबसाइट सबकी अच्छी थी, ऐसा नहीं किसी की बुरी थी या कुछ बुरा था, सबकी अच्छी थी। लेकिन हमने जिनके आइडियाज़ तो यूनिक थे उनको अप्रिशिएट ज़्यादा किया, और साथ साथ रिस्पॉन्सिव भी थी। तो आप लोग इस चीज़ को बुरा मत लीजिएगा कि हमने किसी को गलत मार्किंग दी है या किसी को ज़्यादा फेवरिज्म दिया है। किसी को भी हमने फेवरिज्म नहीं दिया। ना ही हमारी उनसे बातचीत है, ना ही कुछ है हमारी कि हमारी उनसे बातचीत होती है या कुछ होता है, कुछ भी नहीं है उनसे हमारा। तो अब ये है कि असाइनमेंट 3 जो है आप लोग को मैंने जैसे बताया कि उसमें मल्टी पेज आप लोग एक वेबसाइट को बनाओगे। उसमें ये होगा कि डिफरेंट डिफरेंट 3-4 पेजेस की कर सकते हो, या कम से कम भी 2 पेजेस तो होने चाहिए। और उसमें जो आपका नेविगेशन बार होगा, उसमें फूटर भी होगा आपके साथ साथ। और कुछ किसी अच्छे आइडिया के ऊपर आप बनाइएगा। ऐसा ना हो कि अमेज़न का क्लोन आ गया या स्पॉटिफ़ाई का क्लोन हो गया, या एक और भी मेरे ख्याल से होता है तो नेटफ्लिक्स का। इन तीनों को छोड़ के साइड पे रखते हुए कुछ और आप लोग सोचिएगा, उसके ऊपर जो है बनाइएगा। अब इसके अंदर क्या-क्या हो सकता है, एक बिज़नेस के ऊपर आप किसी बना सकते हो, या अपनी सर्विसेज जिसमें सेल हो रही होती हैं, या आप जो है एजुकेशन के ऊपर बना सकते हो। उसमें आप कोर्सेज़ के बारे में बता सकते हो कि ये चीज़ें होती हैं, ये ऑफ़र कर रहे हैं हम लोग। या तो आप अ अपने किसी हॉबी के ऊपर बना सकते हो। लाइक अगर मैं आर्ट्स के ऊपर बोलूँ कि आर्ट्स के ऊपर आप दिखा सकते हो कि मेरी ये आर्ट्स हैं, अगर क्लासेस कोई लेना चाहे, ये करना चाहे, तो आप ऐसा डेमो के तौर पे उस पे बना सकते हो। तो बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, आप सर्च करोगे इंटरनेट पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब ये है कि आपने जो है ना हर चीज़ को देखते हुए, करते हुए चलना है, और अपनी तरफ से अब जो है अब आइडियाज़ को लेके आना है और वेबसाइट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना है। डेडलाइन जो है आपकी मंडे तक की होगी, क्योंकि हमें रिएक्ट पे अभी आज से स्टार्ट कर देंगे, तो रिएक्ट का भी फिर प्रोजेक्ट देना होगा मुझे।
तो इसलिए पहले असाइनमेंट 3 कंप्लीट होगा तो फिर हम मैं रिएक्ट पे आ सकूँगा और प्रोजेक्ट दे सकूँगा उसका। तो इसलिए मैं मंडे तक की डेडलाइन दूँगा और कोशिश होगी कि आप जो मंडे तक दे दें। मुझे पता है बहुत से लोग बिज़ी भी होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती है, सब कुछ होता है, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम आपने इसके लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई कोर्स आप ले रहे हैं, तो उसको आपने टाइम देना पड़ता है। बगैर टाइम दिए कुछ भी काम नहीं होता। तो उसमें ये होगा कि आपने क्या किया उसका ना, एचटीएमएल जो हमने सीखी, सीएसएस जितनी सीखी, जावास्क्रिप्ट जितनी सीखी, डॉम को मिक्स करते हुए, तो सारी चीज़ें जब जितनी अब तक हमने चीज़ें सीख चुके हैं, वो सारी चीज़ें आपने क्या है उसमें इम्प्लीमेंट करनी है। और हर चीज़ को आप अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप यूट्यूब से देख लो, उनके डॉक्यूमेंट से देख लो। डॉक्यूमेंटेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट रिसोर्स होती है। यूट्यूब पे आप गुम जाओगे। आप एक वीडियो देखोगे, दूसरे देखोगे, सब जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है चीज़ें उसकी बताते रहेंगे। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी, वो आपको प्योर चीज़ उसके सॉल्यूशन बताएगा। तो आप कोशिश करो कि डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाओ। एंड उसके बाद ये है कि आज से हम रिएक्ट को स्टार्ट करते हैं। और रिएक्ट के अंदर ही जो है मैं टेलविंड के बारे में बताऊंगा, क्योंकि टेलविंड क्या है, टेलविंड सीएसएस जो है ना, आपकी जो सीएसएस आप लिखते आए हो अभी तक। हम सीएसएस कैसे लिखते थे, अगर मैं यहाँ पे अपना फोल्डर पड़ा हुआ हो, शायद मेरे पास पड़ा हुआ हो, असल में मैंने विंडोज़ को रीसेट किया था, तो उसके बाद मैंने सेटअप किया नहीं है। अच्छा जी, फ्रंट एंड कहाँ पर है मैंने प्रोजेक्ट्स, तो मैं इसको खोल देता हूँ फिलहाल। तो अब तक क्या क्या करते हैं हम, प्योर सीएसएस लिख रहे थे। प्योर सीएसएस से मुराद ये कि आप जो हो, सेकेंड में इसको यहाँ से ओपन कर लूँ, तो प्योर सीएसएस से मुराद क्या हुई कि आपका अ, बिल्कुल प्योर कोई चीज़ लिखना कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होना, या जो जिस तरीके से चीज़ें डिफाइन है उसी तरीके से लिखना। प्योर सीएसएस का यही मतलब है। जावास्क्रिप्ट में भी हमने प्योर जावास्क्रिप्ट देखी थी, तो इसका एक और वर्जन है, एक्सटेंडेड वर्जन सीएसएस का, समझो टेलविंड सीएसएस। वो क्या करता है कि यहाँ पे अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे एक पूरी प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन की, बॉडी को सेलेक्ट करो, देन विथ पूरा मैंने इसको लिखा, विथ की प्रॉपर्टी है, इसको लिखो, उसके अंदर फिर जो है विथ को डिफाइन करो। तो ये क्या है, थोड़ा लंबा काम हो रहा है। टेलविंड सीएसएस ने क्या किया कि उसने कहा कि भाई इससे छोटा भी काम हो सकता है। इससे छोटा क्या काम हो सकता है, आप क्या करो, एचटीएमएल में जाओ, ये बॉडी है ना, बॉडी में जाके क्लास दो। क्लास हमने देखा था क्लास क्या होती है, यहाँ पे आप जो है क्लास दो, क्लास के अंदर सीएसएस अपनी लिख दो, क्लास के अंदर सीएसएस लिख दो। हमने इनलाइन सीएसएस भी देखी थी, उसके लिए हम क्या लिखते थे, स्टाइल पूरा लिखते थे। यहाँ पे अगर मैं स्टाइल लिखूँ, स्टाइल लिखने के बाद मैं कह रहा हूँ कि भाई इसकी बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना है, तो मुझे क्या लिखना, बैकग्राउंड कलर, फिर देन मुझे कलर को यहाँ पे देना पड़ेगा। तो क्या हुआ, इतना बड़ा मैंने लाइन लिखी। अब इसी का छोटा मैं अगर वर्जन लिखना चाहूँ, टेलविंड क्या करेगा, टेलविंड में आप दोगे क्लास, क्लास के अंदर आप बताओगे बीजी। अब बीजी का क्या स्टैंड होता है टेलविंड के अंदर, कि भाई ये बीजी जो है बैकग्राउंड कलर को रिप्रेजेंट करता है। बीजी अब कौन सा है, ब्लू। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे कोड देना पड़ेगा असल में, तो कोड तो मुझे याद नहीं है। ब्लू लिखते हैं, अच्छा सॉरी, इसके अंदर मुझे ब्लू लिख देते हैं। ब्लू लिखने के बाद अब ब्लू के यहाँ पे क्या है, वर्जन्स आ जाएंगे मुझे, 100 से लेके 900 तक का आपके पास होते हैं। तो मैं यहाँ पे 500 लिख दूँ। अभी ये मेरे पास यहाँ पे कुछ भी सजेशन नहीं आया, क्योंकि मैंने टेलविंड सीएसएस कनेक्ट नहीं की। जैसे ही कनेक्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पे सजेशन भी दे रहा होगा। अभी ये कुछ भी नहीं दे रहा। अभी मैंने जो है, जो मुझे याद था कोड, मैंने उस हिसाब से अभी लिखा। तो अगर मैं इसको देखूँ, स्टाइल को देखूँ, सिर्फ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए मुझे कितनी सारी चीज़ें लिखनी पड़ी। लेकिन टेलविंड के अंदर मुझे क्या करना है, सिर्फ क्लास लिखनी पड़ी। क्लास के अंदर मैंने सिर्फ इसको बता दिया बीजी ब्लू 500, बिल्कुल सिंपल सा, इतना मुश्किल भी नहीं था। अब मुझे अगर कोई और प्रॉपर्टी नहीं, मुझे यहाँ पे कॉमा नहीं देना पड़ेगा, या सेमी कॉलम मुझे नहीं देना पड़ेगा। मैं यहाँ से स्पेस देकर दूसरी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दूँ। हाइट मुझे देनी, मैं कहूँगा भाई हाइट फुल,
हाइट क्या कर दो, फुल कर दो। अब ये क्या करेगा, हाइट क्या कर देगा, फुल कर देगा। यहाँ हम क्या कर रहे थे, हाइट को वहां पे बता रहे थे सीएसएस में कि भाई हाइट क्या है, VW लो। यहाँ पे हाइट पूरा लिखते हैं, फिर हम 100 VH लिख रहे थे। यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या लिखा, H- फुल। तो क्या कर रहे हैं, फुल हाइट ले लेगा, 100% की हाइट ले लेगा। तो इस तरीके से जो है आपका टेलविंड काम करती है। अब हम इसको और ज़्यादा मज़ीद जब रिएक्ट इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद जो है इसके पैकेजेस को भी इंस्टॉल करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरीके से वर्क कर रही होती है। तो अब मैं ये करता हूँ कि इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से मैं खोल देता हूँ रिएक्ट का फोल्डर। पहले बनाया हुआ नहीं, बनाते हैं रिएक्ट के फोल्डर को और फिर खोल देते हैं। चलिए, न्यू फोल्डर रिएक्ट। तो रिएक्ट का यूज़ क्यों आया, हमने रिएक्ट को क्यों चूज़ किया, क्यों वजूद में आई रिएक्ट, क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके। तो अब रिएक्ट को अगर मैं बताऊं, तो यहाँ से पहले मैं इसको फोटो खोलूँ। तो रिएक्ट का ये है कि भाई रिएक्ट का जो है डायनेमिक सपोर्ट करती है आपको। अब डायनेमिक क्या होता है, मैंने लास्ट में मेरे ख्याल से शायद बात की थी डायनेमिक और स्टैटिक की। तो स्टैटिक में ये होता है कि स्टैटिक में जो ये यहाँ पे गिवन है ना, बस ये परमानेंट है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये स्टैटिक होता है। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, जो आपने बाय डिफॉल्ट दे दिया वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन डायनेमिक क्या होता है, वो बोलता है कि भाई नहीं, ये नहीं है, जो भी यूजर का कोई अपडेट हो रही है कोई चीज, वो चेंज हो जाए। अगर लाइक्स बढ़ रहे हैं तो लाइक्स का जो है वहाँ पे काउंटर चेंज होता जाए, काउंटिंग चेंज होती जाए। अगर कमेंट्स आए हैं तो कमेंट्स में क्या होता जाए, काउंटिंग चेंज होती जाए। फेसबुक पहले क्या होता था, स्टैटिक होता था, उसमें आप डायनेमिक कंटेंट नहीं होता, डॉम के ऊपर पहले वो बना हुआ था। तो उसमें चेंजेस जब होती थी तो बहुत जो है टाइम भी होता था, साथ साथ जो है वो पूरी वेबसाइट को चेंज करता। अब पूरी वेबसाइट अगर चेंज होगी आपकी सिर्फ सिंगल चेंज के ऊपर, कि अगर किसी ने लाइक कर दिया पोस्ट, तो क्या करेगा, पूरी वेबसाइट को रिफ्रेश करेगा। ये नहीं कि एक पार्ट को सिर्फ उसके रिफ्रेश, पूरी वेबसाइट को क्या करेगा, रिफ्रेश करेगा। तो उसकी वजह से फेसबुक के ही एक एम्प्लॉय ने, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उसने जो है रिएक्ट का जो है फ्रेमवर्क बनाया, लाइब्रेरी बनाई, या फ्रेमवर्क नहीं, लाइब्रेरी बनाई। नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क है और रिएक्ट लाइब्रेरी, सॉरी, रिएक्ट की क्या की लाइब्रेरी बने। अब लाइब्रेरी क्या होती है और फ्रेमवर्क क्या होता है, उसका भी डिफरेंस मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ साथ साथ। लाइब्रेरी ये होती है कि आपके पास ओपन बुक है, कि आप कुछ भी उसके अंदर से चूज कर सकते हो, ऑलरेडी चीजें जो है वहाँ पे मौजूद है, लेकिन आपको वो इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। कि जैसे अगर मैं कहूँ कि जैसे एग्जांपल के तौर पे, सो लाइब्रेरी के अगर मैं एग्जांपल, लाइब्रेरी क्या होती है, एक टूल बॉक्स का कलेक्शन कह सकते हैं हम उसको। अब टूल बॉक्स के कलेक्शन में क्या होता है, डिफरेंट टूल्स होते हैं हमारे पास। तो रिएक्ट भी क्या है, हमारे पास एक लाइब्रेरी जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के, फंक्शंस के, क्लासेस की क्या है, हमारे पास पहले से ही कंपोनेंट्स तैयार होते हैं, चीज़ें उसमें क्या है तैयार होती हैं। लेकिन फ्रेमवर्क क्या होता है, एक हमारे पास ब्लूप्रिंट कह सकते हैं इसको, कि या स्ट्रक्चर कह सकते हैं, या गाइडलाइंस कह सकते हैं, कि जो आप जब घर बना रहे हो तो आप क्या बनाते हो, पहले स्ट्रक्चर उसका बनाते हो। तो फ्रेमवर्क हमारे पास क्या कहलाता है, एक स्ट्रक्चर, एक गाइडलाइंस जो कि आप मिल जाती हैं आपको कहाँ से, लाइब्रेरीज के थ्रू मिल जाती हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी के दरमियान जो है डिफरेंस आ जाता है। तो रिएक्ट का यूज़ किस तरीके से होता है, और रिएक्ट के अंदर वर्चुअल डॉम क्या होता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिएक्ट जो है फेसबुक के एम्प्लॉय ने जो है क्रिएट की थी, और ये फेसबुक के उससे ही जो है, जिसका आप कह सकते हैं कि फाउंडर। तो ये रिएक्ट जो है अभी ओपन सोर्स लाइब्रेरी, ओपन सोर्स है, इसमें जो है चेंजेस पहले आती थी, अब नहीं आती। अब नेक्स्ट जेएस जो है इसका फ्रेमवर्क है, इसका रिएक्ट का फ्रेमवर्क है नेक्स्ट जेएस। और नेक्स्ट जेएस जो है डिफरेंट उसमें चीज़ें, फंक्शंस है, उससे ज़्यादा पावरफुल है। वो चीज़ बात की नेक्स्ट जेएस पे, अभी हमने अब रिएक्ट। तो रिएक्ट का
काम क्या है, वो सिंगल पेज आपको एप्लीकेशंस देता है। सिंगल पेज से क्या मुराद है, अभी मैंने आपको असाइनमेंट क्या दिया, मल्टी पेजेस की वेबसाइट बनाने के लिए। अब आप बनाओगे रिएक्ट में भी मल्टी पेजेस, लेकिन वो क्या होंगे, सिंगल पेजेस एम्बेडेड। अब सिंगल पेजेस कैसे होंगे कि जैसे अगर हम यहाँ पे मैं जाऊँ एच पे अपने खोल देता हूँ दराज। दराज तो आप सबने देखा होगा, द दराज 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 तो सबने एक्सप्लोर किया होगा। अब दराज किस पे बना हुआ है, रिएक्ट के ऊपर पूरा बना हुआ है। ये क्या यूज करता है, इसकी जो पूरी टेक्नोलॉजी है वो रिएक्ट को यूज करती है। अब रिएक्ट को यूज करते हुए यहाँ पे आप कुछ भी खोलते हो, पेजेस सारी चीजें वही रहती हैं, सिर्फ वो स्पेसिफिक चीज जो है वो चेंज होती है। अगर मैं यहाँ पे खोल लूँ या सर्च कर लूँ, यहाँ से मोबाइल स्कोप सर्च कर लेता हूँ। मैंने सर्च किया, सारी चीजें क्या रही, ऊपर का नेम बार वैसा का वैसा रहा, कैटेगरीज का ऑप्शन भी वैसा रहा, लेकिन सिर्फ ये चीज मेरी यहाँ पे चेंज हुई और यहाँ पे साइड मेन्यू चेंज हो गया। बाकी चीजें क्या रही, वैसी की वैसी सेम रही। तो रिएक्ट जो है आपको रीयूजेबल कंपोनेंट्स में हेल्प आउट करता है कि आपने अगर एक चीज बनाई हुई है उसको आप रीयूज कर सकते हो। लेकिन HTML और CSS में और जावास्क्रिप्ट में आप क्या कर सकते हो, रीयूज नहीं कर सकते। सिर्फ HTML की अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो HTML में आप रीयूज नहीं कर सकते। अगर आप नेविगेशन एक पेज पे आपने बनाया है, आपका ये एक पेज है, इसमें आपने नेव बार बनाया है और यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स लिखे। अब आपने इसके साथ क्या किया है, दूसरा पेज लिंक किया है। जैसे यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ सेल ऑन दराज पे, तो ये क्या हुआ, मेरा दूसरा पेज जो है लोड हुआ। अब दूसरा पेज जब लोड होगा तो क्रैश हो गया कि इसको बैक किया आ जाता है। खैर, जैसे अगर मैं सेल पे करूँ या किसी पे भी करूँ तो वो क्या करेगा, दूसरा पेज पे मैंने जाएगा। अब दूसरे पेज पे जाएगा तो उस पे भी नेविगेशन बार तो मुझे चाहिए क्योंकि मुझे आगे पीछे उसी के थ्रू होऊंगा ना मैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापसी वही कोड को कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा अपने दूसरी HTML की फाइल में, क्योंकि मैं उसको लिंक कर रहा हूँ साथ में। तो क्या हुआ, मेरा काम जो है मुश्किल हो जाएगा, कोड भी बहुत लेंदी हो जाएगा और काम भी बहुत मुश्किल हो जाएगा और मल्टी पेजेस होगा, टाइम लगेगा लोड होने में। क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा आपके पास होता है, जितना ज़्यादा कोड होगा आपके पास, उतना ज़्यादा जो है वो टाइम लेगा हर चीज़ को लोड करने में। तो अब इससे बचने के लिए क्या हुआ, रिएक्ट आ गई। रिएक्ट ने क्या बोला, बोला कि भाई एक दफ़ा आपने कंपोनेंट बना दिया ना, अब इसको कहीं पे भी यूज़ कर लो। आपने इसको कहीं पे भी सिंपली आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। आपको वापसी रीराइट नहीं करना पड़ेगा कोड, आपको सिर्फ उस कंपोनेंट को एक्सेस करना पड़ेगा। अब कंपोनेंट क्या होते हैं, छोटे छोटे, आपके पास जैसे नेव बार हो गया, एक कंपोनेंट हो गया, और यहाँ पे साइड मेन्यू हो गया, ये एक कंपोनेंट हो गया, और फूटर हो गया, वो दूसरा कंपोनेंट हो गया। इस तरीके से बहुत सारे क्या क्या होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब ये भी क्या है, एक तरह से ये कंपोनेंट ही है। हमारे क्या है, एक ये डिफ है, ये कंपोनेंट हो सकता है कंपोनेंट इन्होंने इसको बनाओ कि इसी की लेंथ में, इसी के साइज पे, टेक्स्ट साइज जिस तरीके से है सबको वैसे ही उनको चाहिए। तो हो सकता है इसी के कंपोनेंट को कॉपी बस कर रहे हो और उसको डेटा सेंड कर रहे हो और कॉपी पेस्ट हो रहा हो यहाँ पे। तो सारी चीजें जो है हमारी इस तरीके से यहाँ पर आती हैं। तो अब रिएक्ट जो है हमारे पास एक फास्ट है, फास्ट के साथ साथ जो है उसमें सिंपल कह सकते हैं, थोड़ी बहुत है लेकिन इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं। और सेकंड ये है कि इसमें आपको पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि बगैर पैकेजेस के रिएक्ट नहीं वर्क करती। अब इसमें प्री रिक्वेस्ट्स क्या हैं कि आपके पास नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए, जो कि आप यहाँ पे जाके सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ नोड जेएस, जो है आप यहाँ पे सर्च करोगे और यहाँ से डाउनलोड कर लोगे नोट को। बाकी फेसबुक भी जो है रिएक्ट को यूज़ करता है, उसमें आप जब पोस्ट कोई लाइक करते हो या कमेंट करते हो या शेयर करते हो, उसमें वो क्या करता है, भरता है। और जब भरती है वो चीज़, सिर्फ वो चीज़ जो है अपडेट होती है। ये क्यों होता है, वर्चुअल डॉम की वजह से। वर्चुअल डॉम क्या करता है, डॉम सबको पता है क्या होता है, अभी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन।
तो अगर हम वैसे डॉम को देखें तो क्या करता था, पूरी पेज क्या होता है रिफ्रेश, अगर एक पार्ट भी चेंज हो रहा होता था क्या होता था, पूरा पेज रिफ्रेश होता। लेकिन रिएक्ट में क्या है, वर्चुअल डॉम वो क्या करता है कि पेरेंट के अंदर देखता है कि कौन सा चाइल्ड जो है अपडेट हुआ है, वो सर्च करता है, सिर्फ उस चाइल्ड को वो रिफ्रेश करेगा, बाकी पेज वैसे ही रहने देगा। तो इस वजह से जो है रिएक्ट का हमारे पास इंडस्ट्री में बहुत यूज है। और यहाँ पे मेरे पास ये खुल नहीं रहा है, कोशिश तो कर रहा हूँ उसको वापसी ट्राई करते हैं, नोट जेएस। यहाँ से सर्च कर लेते हैं, दूसरे ब्राउजर पे देख लेते हैं, हो सकता है नोट जेएस। तो थोड़ा वेट करते हैं, खुल जाए ज़रा। तो आप नोट जेएस डाउनलोड या नोट जेएस भी सर्च करेंगे तो आपके पास क्या है, एक वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगी, पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले लिंक को यहाँ पे क्लिक करना है और आपके पास कोई कुछ इस तरीके का पेज आएगा। आपने कुछ नहीं करना है, नोट जेएस पे डायरेक्ट जो है यहाँ से क्लिक कर देना है इसके लोगो पे, ताकि वो इस पेज पे आ जाए। और यहाँ से क्या है, एलटीएस वर्जन डाउनलोड कर देना है। इसका बीटा वर्जन भी होगा, लेकिन बेटा बीटा पे अभी हमें नहीं जाना है क्योंकि उसमें चेंजेस आती रहती है। एलटीएस क्या होता है, लॉन्ग टर्म वर्जन आपके पास होता है, वो सपोर्ट देता है लॉन्ग टर्म की। तो आपने जो है इसको सिंपली डाउनलोड करना है और कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर देना है। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो गिट बैश हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, जिसके थ्रू हम एनपीएम नोट के थ्रू हम क्या करते हैं, एनपीएम को यूज करते हैं। एनपीएम क्या होता है, नोट पैकेज मैनेजर की शॉर्ट फॉर्म होती है एनपीएम की। एनपीएम क्या होता है, हमारे पास नोट पैकेज मैनेजर, इसकी फुल फॉर्म। तो एनपीएम जो है हमारे पास नोट के थ्रू चलेगा हमारे पास टर्मिनल पे, क्योंकि आपकी रिएक्ट जो है टर्मिनल के थ्रू ही डाउनलोड होगी। उसके बाद हम यहाँ पे सर्च कर देते हैं वीट, रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन को भी यहाँ पे खोल लेते हैं और साथ साथ रीड को भी। रिएक्ट डॉट डेव डिव, आपने क्या सर्च करना है, रिएक्ट डॉट डिव। रिएक्ट डॉट डिव जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। और इस डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो आराम से रिएक्ट को। यहाँ पे अगर मैं इसको लर्न वाले को ओपन कर लूँ न्यू टैब पे, इसको खोल देते हैं। यहाँ से वो क्या बताया है कि आप यूजर इंटरफेसेस आप बना सकते हो, यहाँ से कंपोनेंट छोटे छोटे बना के। अब ये क्या है, एक कंपोनेंट इसमें बना है, इसका कोड इन्होंने दिया हुआ। तो हमने फंक्शंस पढ़े थे, अब इसके अंदर जो काम होता है सारा फंक्शन के थ्रू होता है। फंक्शन बनता है और उसके अंदर जो है आपका सारा कोड होता है। तो यहाँ पे एक डिफ है, उसके बाद थंबनेल इन्होंने बताया। थंबनेल क्या है, ये क्या है, एक कंपोनेंट है। थंबनेल क्या है, कंपोनेंट है इसका। तो ये पहले से इन्होंने इसका कोड बनाया हुआ होगा, तो क्या किया हुआ, इंपोर्ट करके यहाँ पे सिर्फ इसको यूज किया हुआ और उसको बताया कि यहाँ से जो है वीडियो को पास कर दो। हम इन सब चीजों को देखेंगे। यहाँ पे लाइक का भी कंपोनेंट बना हुआ है। तो इस तरीके से जो है आपके पास बने बनाए कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मिल जाते हैं आपको रिएक्ट पे। खुद से बना लेते हो आप या बने बनाए उठा लो, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट आ जाती हैं। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट के थ्रू मिल जाती हैं। और रिएक्ट नेटिव जो है यहाँ पे हमारे पास होती है, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद यहाँ से गेट स्टार्टेड पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, पूरा क्विक स्टार्ट आपको मिल जाएगा। या डॉक्यूमेंटेशन आप कैसे, अब यहाँ पे क्या है, आप किस तरीके से जो है रिएक्ट को सीख सकते हो, क्या चीज़ क्या होती है, यहाँ पे आपको एक एक चीज़ जो है आपको बताई जाती है। अगर आपको नहीं पता समझ आ रही है कोई चीज़, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आके समझ सकते हो। अभी हमारा इन सब चीज़ों से कुछ लेना थी, हमें इंस्टॉलेशन से लेना देना। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे आते हैं और यहाँ पे स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मुझे क्या दे रहा है,
नेक्स्ट जेएस की इंस्टॉलेशन के स्टेप्स दे रहा है ये। तो अभी मुझे नेक्स्ट जेएस तो इंस्टॉल नहीं करनी, मुझे रिएक्ट करनी है, क्योंकि नेक्स्ट जेएस इससे बेहतर वर्जन है, तो अभी नेक्स्ट को ज़्यादा प्रेफर करता है। चलिए, चले इंस्टॉलेशन जो है मैं वीट के थ्रू दिखाता हूँ, क्योंकि रिएक्ट के थ्रू थोड़ा टाइम लेता है इंस्टॉलेशन में। वीट के थ्रू जो है ना थोड़ा जल्दी हो जाएगा। यहाँ से आपने सर्च करना है वीट जेएस को, वीट जेएस को करना है, ताकि वीट जेएस आपका फर्स्ट पे आ जाए। वीट जेएस आप जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पे एक लिंक फर्स्ट पे आपके पास आ जाएगी, वीट जेएस डॉट डेव। तो यहाँ पर आप क्लिक करो और यहाँ से आपका वीट खुल जाए। अब वीट क्या है, आपको डिफरेंट फ्रंट एंड के टूल्स और लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स दे देता है। तो यहाँ से हम नीचे नीचे आ जाते हैं और यहाँ से कहाँ, गेट स्टार्टेड, सॉरी गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे क्या दे रहा है, ओवरव्यू है इसका, वीट क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हमें यहाँ पे दे रहा है कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो, वीट को इंस्टॉल। यहाँ से आप जैसे ही वीट को इंस्टॉल करोगे, वो आपको क्या करेगा, आपको डिफरेंट लाइब्रेरीज के ऑप्शन दे देगा कि आपने कौन सी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। हम यहाँ से क्या करेंगे, इस कमांड को कॉपी और अपने टर्मिनल पे पेस्ट करेंगे और वहाँ से स्टेप्स को देखते हुए चलेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पे क्या है, npm सेलेक्ट रहा होगा, बाकी yarn भी है, बहुत सारे हैं यहाँ पे आपके पास मिल जाते हैं, लेकिन अभी हम npm को यूज़ करें क्योंकि हमने Node.js को डाउनलोड किया हुआ है। Node.js आप लोग भी अपने पास डाउनलोड कर लीजिएगा अगर नहीं है। डाउनलोड करने के बाद आप वीट पे आओगे, वीट पे आने के बाद गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करोगे। वहाँ पे आने के बाद आपको फर्स्ट पे ही गेटिंग स्टार्टेड पे ओवरव्यू और ब्राउज़र सपोर्ट के नीचे जो है, यहाँ पे आपको इसकी कमांड मिल जाएगी। ये कमांड आपने यहाँ से कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद अपने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो पे आना है। फ़ोल्डर जो आपने बनाया है उस फ़ोल्डर के अंदर आके आप टर्मिनल ओपन कर लो। टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ से ही खुल जाए टर्मिनल मेरा। यहाँ से इसको थोड़ा ज़ूम इन कर लेते हैं हम, ताकि विजिबल हो जाए हर चीज़। कंट्रोल, थिंक इतना काफ़ी है ज़ूम इन। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट। अभी यहाँ पे क्या, कहाँ पर हूँ मैं अपने फ़ोल्डर डी ड्राइव के अंदर, रिएक्ट के फ़ोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे करूँगा पेस्ट इसको। और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको एंटर कर दूँगा। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे जो है इंस्टॉलेशन करेगा थोड़ी सी, और उसके बाद फिर जो है मुझे ऑप्शंस कुछ देगा। अभी हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पे इंस्टॉलेशन इसने स्टार्ट कर दिया। वो कह रहा है कि आप प्रोसीड करना चाहते हो इंस्टॉलेशन पे। मैं इसको कहूँगा वाई। आपने वाई लिखेंगे और यस एंटर दबाएंगे तो वो उसको स्टार्ट कर देगा। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोजेक्ट का नाम। अब प्रोजेक्ट का नाम आप जिस चीज़ के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे हो आप वही दोगे। और इसमें क्या होता है, स्मॉल लेटर से जो है नाम होता है, कैपिटल लेटर्स में आप यूज़ नहीं कर सकते प्रोजेक्ट के नेम में। स्मॉल लेटर और हाइफन को यूज़ कर सकते हो आप, अंडरस्कोर भी मेरे ख्याल से यूज़ नहीं कर सकते, हाइफन यूज़ होता है इसमें। प्रोजेक्ट का नाम मैं दे देता हूँ माई ऐप के तौर पे, मैं देता हूँ माई हाइफन ऐप। देन मैं करूँगा इंटर। इंटर करने के बाद अब वो मुझे क्या दे रहा है, जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया, इंटर दबाया, वो कह रहा है कौन सा फ्रेमवर्क आप यूज़ करना चाहते हो, क्या यूज़, किस चीज़ के ऊपर आप काम करना चाह रहे हो। वेनिला क्या है हमारे पास, JSF जो प्योर जावास्क्रिप्ट है उसके ऊपर आप करना चाह रहे हो काम। व्यू एक और डिफरेंट हमारे पास फ्रेमवर्क है, रिएक्ट या प्री रिएक्ट, और बहुत सारे जो है हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन। लेकिन अभी हम किस पे काम कर रहे हैं, रिएक्ट पे। तो एरोस की के थ्रू आप अप डाउन कर सकते हो। मैं यहाँ पे एरो डाउन की से मैं रिएक्ट पे आया और मैं इसको क्या करूँगा, एंटर। अब एंटर करने के बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि आप रिएक्ट के साथ किस चीज़ को यूज़ करोगे, टाइपस्क्रिप्ट को या जावास्क्रिप्ट को। तो हमने जावास्क्रिप्ट सीखी है, कुछ ने टाइपस्क्रिप्ट सीखी होगी, तो आप टाइपस्क्रिप्ट के साथ भी कर सकते हो। अभी हम जावास्क्रिप्ट के साथ ही करेंगे। तो ये मैं क्या करूँगा, यहाँ से नीचे आऊँगा और जावास्क्रिप्ट को सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही सेलेक्ट की और उसने क्या किया,
मेरा फ़ौरन से क्या किया, प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे बना दिया। अगर मैं यहाँ से टर्मिनल को स्मॉल कर दूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इंटर करने के बाद यहाँ पे मेरा क्या आ गया, एक फ़ोल्डर क्रिएट हुआ। इस फ़ोल्डर को अगर मैं ओपन करूँ, यहाँ पे क्या आ गई, मेरे पास डिफरेंट फाइल्स आ गई। मैं यहाँ से टर्मिनल बंद ही कर देता हूँ और इसको थोड़ा-सा बड़ा कर भी लें तो फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पे अब क्या आ गई, माय ऐप के अंदर यहाँ पे डिफरेंट फाइल्स आ रही है। एक पब्लिक के नाम से उसके अंदर फ़ोल्डर है, एक एसआरसी है, फिर गेट इग्नोर की फाइल है, ईएसलिंट है हमारे पास, इंडेक्स एचटीएमएल है, पैकेज जेसन है, रीडमी है और वेट की कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। हम इस फाइल फ़ोल्डर के स्ट्रक्चर को हम पहले देख लेते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं हमारे पास। पहले पब्लिक के फ़ोल्डर पे आते हैं। अब पब्लिक का फ़ोल्डर क्या किस काम आता है, पब्लिक के फ़ोल्डर में आपको क्या दिख रहा होगा, वेट की .svg। v.svg क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे ये हमारे पास इमेज है, ठीक है, एक इमेज का यूआरएल यहाँ पर गिवन है। तो पब्लिक के फोल्डर में सारी वो इमेजेस आप यहाँ पर रखते हो जो कि पब्लिकली दूसरे बंदे को विजिबल। अब उससे क्या मुराद है कि अगर कोई बंदा आपको इंस्पेक्ट करता है, आपका ब्राउजर पे जाके किसी वेबसाइट पे इंस्पेक्ट आप करते हो, तो इंस्पेक्ट पे एलिमेंट्स के अंदर, या मैं कर दिखाई देता हूँ साथ साथ। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ और यहाँ से क्या करूँ, इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने कंसोल पे, तो नहीं, होम पे, एलिमेंट्स आ गया, और सोर्सेस के अंदर, सोर्सेस के अंदर क्या आ गया, ये क्या है, सारी पब्लिक की फाइल्स है। ये क्या है मेरे पास, इसकी इस वेबसाइट की पब्लिक फाइल्स है, एसेट्स यहाँ पर मुझे दिए हुए, यहाँ से क्या है मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, चीज़ों को, पिक्चर्स को आराम से कौन से डाउनलोड कर सकता हूँ सोर्स। तो आप भी क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे किसी भी वेबसाइट को, उसके सोर्सेस में जाओगे, तो आपको यहाँ पे इसके एसेट्स जो है मिल जाते हैं, क्योंकि वो पब्लिक रखे जाते हैं ताकि आराम सुकून से वो जल्द से जल्द लोड हो सके, चीज़ें लोड हो सके हमारी। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पब्लिक में आपके पास सारी इमेजेस वगैरह आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या दूसरा फोल्डर हमारे पास है, सोर्स का। एस आर सी स्टैंड फॉर सोर्स, हमने इमेज में भी देखा था, वहाँ पे सोर्स इसको कहते हैं, तो इसमें भी इसको सोर्स का फोल्डर ही कहते हैं। अब सोर्स के फोल्डर में भी एसेस है। अब ये एसेस क्या होते हैं कि यहाँ इस सोर्स के अंदर जो चीज़ें यूज होंगी उसके अंदर से अगर किसी इमेज को या किसी चीज़ को एक्सेस करना है, तो वो आसानी से यहाँ पे कर सके एक्सेस। जो चीज़ें पब्लिक रखनी है वो पब्लिक में रखे, बाकी जो प्राइवेट रखना चाह रहा है वो यहाँ पे एसेट्स में दे सकता है। यहाँ पे एसेट्स में यहाँ पे इमेज रिएक्ट की दी हुई है इन्होंने। उसके बाद आपको दिया हुआ ऐप डॉट सी एस एस की फाइल। ऐप डॉट सी एस एस को अगर मैं ओपन करूँ, तो यहाँ पे क्या है, वही सी एस एस है जो अभी हम पढ़ चुके हैं। क्या है, वही चीज़ है जो सी एस एस अभी हमने पढ़ी, की फ्रेम्स, मीडिया क्यूरीज और डॉट और हैशटैग से जो क्लासेस को एक्सेस करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें वही चीज़ दी हुई है। तो यहाँ पे आप सी एस एस लिखते हो। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक और फाइल है ऐप डॉट जी एक्स एक्स, जे एक्स एक्स, जे एक्स, जे एस एक्स क्या होता है हमारे पास, डॉट एक्सटेंशन इसका जो हमारे पास, जे एस क्या बता रहा है, जावास्क्रिप्ट, और एक्स क्या बता रहा है, एक्सएमएल। तो ये कॉम्बिनेशन होता है जावास्क्रिप्ट प्लस एचटीएमएल, इन दोनों का क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है, तो इसलिए इसको जेएसएक्स जो है नाम दिया हुआ है। अब ऐप डॉट जेएसएक्स क्या होता है, रूट फाइल होती है हमारे पास। ये क्या होगी, रूट फाइल होगी आपके रिएक्ट की, सारी चीजें जो है यहाँ से जो है लोड होती हैं। अगर मैं इस फोल्डर को क्लोज करूँ और यहाँ पर आऊँ, तो यहाँ पे क्या है, सारा एचटीएमएल लिखा हुआ, आपको भी दिख रहा होगा, क्या सिंपल एचटीएमएल लिखा हुआ है। हम जाओ रिएक्ट के अंदर भी एचटीएमएल को ही यूज करते हैं, लेकिन तो हम इसके अंदर भी जो है एचटीएमएल ही यूज करते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के साथ करते हैं। ये क्या है, फंक्शन हमारे पे बने जावास्क्रिप्ट के अंदर बनते हैं, रिटर्न भी जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है। अब रिटर्न के अंदर हमारे पास एचटीएमएल लिखी हुई है। वहां पे हम क्या पढ़ते हैं, क्लास पढ़ते थे, यहाँ पे क्या है, क्लास और नेम। ऐसा क्यों, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, अभी हम फाइल स्ट्रक्चर को सिर्फ देख रहे हैं।
app.jsx क्या होगी, आपकी फाइल जिसके अंदर आप जो है कोड करोगे HTML का, आप इसके अंदर जो पार्ट्स को डिफाइन करोगे या हेलो जो भी लिखेंगे, आज हेलो वर्ल्ड तक करेंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे, तो सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आएंगे हमारे पास। उसके बाद हमारे पास इंडेक्स डॉट सी एस एस आ गई। अब इंडेक्स डॉट सी एस एस क्या है, ये ग्लोबल है, ये ग्लोबल सी एस एस है आपके रिएक्ट की। ऐप डॉट सी एस एस क्या थी, इसकी सिर्फ थी ऐप डॉट जी एस एक्स की। इसके अंदर हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे टॉप पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इम्पोर्ट भी हुई हुई है, ये इम्पोर्ट किया हुई यहाँ से, ये ऐप डॉट सी एस एस सिर्फ इसके लिए बनी है। अगर कहीं और मुझे यूज़ करनी होगी तो मुझे यहाँ से इम्पोर्ट करके वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ये ग्लोबल नहीं है। इंडेक्स डॉट सी एस एस क्या है, ग्लोबल, मुझे इसको कहीं पे भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी चीज़ दूंगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, हर किसी के लिए अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, रूट दिया हुआ है कि रूट जितना भी है हमारे पास उसके लिए ये हो, जितने भी ए टैग्स हैं उसमें ये काम हो, जितने भी ए टैग्स होंगे कहीं पे भी होंगे वो ओवरराइट कर देगा, और जो यहाँ पे दिया हुआ ग्लोबल में दिया होगा वो उसके साथ चल देगा। उसके बाद हमारे पास आती है मेन डॉट जे एस एक्स। तो मेन डॉट जे एस एक्स में कुछ भी नहीं हो रहा, आपके पास जो है सिंपली जो आपका जितनी भी कंपोनेंट्स या फाइल्स आ रही हैं वो यहाँ पर आके क्या हो रही है, रेंडर हो रही है। अब रेंडर क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट से चेंज होके HTML में कन्वर्ट करना, रेंडरिंग का ये काम होता है। तो क्या कर रहा है, यहाँ से रेंडर कर रहा है डॉक्यूमेंट, जो हमने पढ़ा था डॉम के अंदर, डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करो, एलिमेंट को गेट करो रूट के वहां से, और उसको क्या कर दो, रेंडर कर दो। इसको ऐप को रेंडर कर दो, ऐप के अंदर जो भी हमारे पास होगा, इस ऐप के अंदर जो भी चीज होगी इसको क्या कर दो, रेंडर कर दो, उसको कन्वर्ट कर दो HTML के अंदर, जो कि हमारे पास यूजर के पास नजर आ सके। तो कुछ कुछ चीजें ऊपर से अभी जारी होंगी, जब हम काम करेंगे तो ज्यादा क्लियर होंगी। तो मैं सोर्स के फोल्डर को बंद कर देता हूँ। अब वो रेंडर का होंगी। अब यहाँ पे इंडेक्स और HTML क्यों नहीं चलती। अब इंडेक्स और HTML की जैसे मैंने बताया था कि उसमें मैं अगर नई फाइल बनाता हूँ तो मुझे हर इंडेक्स डॉट HTML मुझे करना पड़ेगा कॉपी पेस्ट, तो इसलिए जो है रिएक्ट के अंदर आप JSX की फाइल्स वगैरह आप बनाते हो और उसके के अंदर जो है सारी चीज़ें आप करते हो। तो अब हम आ जाते हैं इंडेक्स की फाइल के अंदर, हमारे पास क्या है, हमने क्या देखा, पब्लिक फोल्डर को देखा किस काम आता है, सोर्स फोल्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है हमने वो देखी। उसके बाद डॉट गेट इग्नोर है, इसको आप इग्नोर ही कर सकते हो एक तरह से, क्योंकि डॉट गेट इग्नोर हमारे पास फाइल यूज होती है, नोट के पैकेजेस हो गए या कोई आपने कीज दी APIs की, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, या कोई पासवर्ड्स वगैरह हैं वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। ये क्या करेगा, उस चीज़ों को इग्नोर कर देगा, आपकी फाइल से हटा देगा। जब आप पुश करते हो कहाँ पे, गिट पे, गिटहब पे, क्लाउड पे पुश करते हो, तो वो क्या करेगा, उन चीज़ों को वहाँ पे नहीं डालेगा। आपकी वेबसाइट वेबसाइट काम करेगी, लेकिन वो यूज़र के लिए अवेलेबल नहीं होंगी वो चीज़ें, यूज़र नहीं देख सकता वो चीज़ें। तो इसलिए जो हम यहाँ पे डॉट गेट इग्नोर की फाइल यूज होती है, ताकि जो चीज़ें यूज़र को नहीं दिखानी है वो यहाँ से हम छुपा दें। उसके बाद ESLint से आपका कुछ ताल्लुक नहीं है, इसको अभी हम स्किप करते हैं, इसको बाद में देखेंगे इसका क्या है। फिर हम आ जाते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम इंडेक्स डॉट एच टी एम तो उसमें भी, अब इंडेक्स डॉट एच टी एम का क्या काम है, इसमें वही डॉक टाइप इसमें डिफाइन हुआ है, इसमें वही बॉयलर प्लेट हमारे पास डिफाइन हुई है। यहाँ पे एक आइकन का जो है रील लगी हुई है, जो कि मैंने पहले भी बताई थी कि आप जो है आइकन के लिए जो टॉप पे टाइटल होता है उसके साथ जो आइकन होता है यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे अभी आइकन लगा हुआ है वीट का। उसके बाद टाइटल उन्होंने वीट प्लस रिएक्ट दिया, वीट जो है सर्वर प्रोवाइड कर रहा है मेरे पास रिएक्ट का। तो अब बॉडी के अंदर क्या है, सिर्फ एक हमारे पास क्या है, डिफ है, और जो है हमारे पास एक स्क्रिप्ट है, दो चीजें हैं सिर्फ। अब डिफ के अंदर हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं, उसके अंदर सिर्फ आईडी दी हुई है रूट की। अभी हमने पीछे ही देखा था रूट को, कहाँ देखा था रूट को, हमने यहाँ पर ही देखा था, सोर्स के अंदर जाके मेन डॉट JSX के अंदर हमारे पास रूट था। अब इस रूट को क्या कर रहा है, वो एक्सेस कर रहा है, वो गेट एलिमेंट कर रहा है आईडी HTML में से, रूट को एक्सेस कर रहा है कि भाई रूट को एक्सेस करो और उसके अंदर जो भी चीज ऐप के अंदर है वो सारी उधर रेंडर कर दो, सारी चीजें क्या कर दो, जावास्क्रिप्ट से कन्वर्ट करके उसको बना दो index.html। तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है हमारे पास, सही।
यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं। यहाँ से जो है मॉड्यूल्स की फाइल जो हमारी लिंक हुई हुई है सोर्स मेन डॉट JSX, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास यूज होना है रूट को, तो हमने इसलिए इसको यहाँ पे लिंक किया। इसको आपने कुछ भी नहीं छेड़ना है, इनमें से किसी चीज को नहीं छेड़ना है अभी। जिस चीजों को छेड़ना होगा वो मैं बताऊंगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हर फाइल का मकसद क्या है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैकेज डॉट जेसन की फाइल। अब पैकेज डॉट जेसन क्या करता है, जेसन की अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट नोटेशन आई थिंक कहते हैं, फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आया। जो भी है, तो पैकेज का काम क्या होता है, जितने भी पैकेजेस आपके इंस्टॉल हैं, क्योंकि आप कोई चीज़ इंस्टॉल करते हो, अगर गेम भी डाउनलोड करते हो तो उसके अंदर डिफरेंट फाइल्स आती हैं। तो पैकेज में ये होता है एक तरह से फाइल समझे है, कि जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड है रिएक्ट को चलाने के लिए वो सारी चीज़ें इसमें आपको डाउनलोड मिलेंगी। पहले पे आपको मिल जाएगा नेम, जो हमने नेम दिया था अपने फोल्डर का। उसके बाद प्राइवेट मिल जाएगा। प्राइवेट की मतलब ये कि अभी वो पुश नहीं करेगा उसको, जब पब्लिक कर देंगे तो वो पुश करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ से अभी कुछ छेड़ना नहीं है, वो बाद में हम देखेंगे पुश का वगैरह का। तो उसके बाद वर्जन बता रहा है कि आपका वर्जन कौन सा है, यहाँ पे 0.00 बता रहा है। उसके बाद टाइप बताएगा कि टाइप क्या है, मॉड्यूल। एक टाइप होती है कॉमन, एक कॉमन जेएस और एक होती है मॉड्यूल। कॉमन जेएस क्या होती है, उसमें वो पुराने ज़माने की टाइप, पुराने ज़माने में के अभी भी यूज़ होती हैं लेकिन इतनी नहीं होती। उसमें ये होता था कि अभी यहाँ पे हमने इम्पोर्ट्स देखा था, तो अगर कॉमन जेएस होती है तो उसमें आपने जो है पूरा कॉन्स्ट करके फाइल को वेरिएबल पहले बनाना होता है, फिर उस फाइल को जो है एज अ फंक्शन के तौर पे आपने उसमें एक्सेस करना पड़ता है। तो उस इन बड़े कोडिंग से बचने के लिए हमारे पास क्या क्या मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होते हैं, चंक्स होते हैं छोटे छोटे आपके पास हर फाइल के। तो उसको आप डायरेक्ट क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो। उसके अंदर से कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप इंपोर्ट के अंदर डिफाइन करते हो। हम हर चीज़ को देखेंगे कैसे काम करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ गई स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या है कि जो चीज़ें आप चलाओगे, अब डिफ के थ्रू आप npm डिफ आप लिखोगे तो क्या करेगा, सर्वर को स्टार्ट कर देगा। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ। यहाँ पर अगर मैं स्टार्ट कर दूँ तो मुझे npm स्टार्ट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं जैन लिख दूँ तो मुझे npm जैन लिखना पड़ेगा अपने रिएक्ट की एप्लीकेशन को चलाने के लिए। अब इसको लिखेंगे काम, वो भी मैं दिखाऊंगा। बाकी चीज़ें आप लोगों के काम की नहीं है। उसको छोड़ के हम आ गए डिपेंडेंसीज। अब डिपेंडेंसीज में क्या होती हैं चीज़ें, जो इंस्टॉल पहले से पैकेजेस हुए हैं। अब इसके अंदर कौन सा, एक रिएक्ट हमने इंस्टॉल किया और उसने साथ में रिएक्ट डॉम को इंस्टॉल किया। डॉम क्या, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन, रिएक्ट की उसने इंस्टॉल की हुई है साथ साथ। देन उसके बाद हम आ जाते हैं डेव डिपेंडेंसीज। अब डेव क्या होता है, डेवलपर के लिए डिपेंडेंसीज। अब डेवलपर के लिए डिफरेंट डिपेंडेंसीज आप इंस्टॉल होते हैं कि सिर्फ इंडिविजुअल मुझे कोई चीज़ यूज़ करनी है तो मैं क्या करूँगा, डेव डेवलपेंसी के थ्रू उसको इंस्टॉल करूँगा। हम सारी चीज़ों को इंस्टॉल करना भी देखेंगे किस तरीके से होते हैं पैकेजेस इंस्टॉल। तो अभी सिर्फ समझाने के लिए कि डेव क्या डिपेंडेंसीज क्या होती है, सिर्फ डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, ये होती हैं पब्लिक के लिए, ये होती है डेवलपर के लिए। कि डेवलपर को अगर कोई अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कोई डिपेंडेंसीज चाहिए और चाह रहा है कि यूजर को ना नीड पड़े उसको डाउनलोड करने की, तो वो सिर्फ अपने लिए जो है डाउनलोड कर सकता है। तो यहाँ पर डिफरेंट जो है डिपेंडेंसीज जो है पैकेजेस जो है इंस्टॉल हुए हैं। तो ये हमारे पास पैकेज डॉट जेसन के अंदर सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। उसके बाद रीडमी ई फाइल हमने गिटहब पे देखी है। अब इस रीडमी के अंदर क्या लिखा हुआ है कि रिएक्ट की फाइल है, ये टेम्पलेट आपको प्रोवाइड करेगा हर चीज़ का। आप जो है यहाँ से प्लगइन्स वगैरह देख सकते हो एंड फलाना लिमकस, ये काम की हमारी फाइल नहीं है। इसके बाद वीट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये जो है सर्वर रन करने के लिए यहाँ पर मौजूद होती है। तो इसमें भी आपने कुछ नहीं करना है। अब जो हम क्या करते हैं, सीडी करके इस माय ऐप में जाते हैं और उसको पहले रन करते हैं। तो मैं यहाँ से टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ पहले, टर्मिनल और न्यू टर्मिनल। रिएक्ट जो है थोड़ी बहुत हो सकता है अप डाउन हो आप लोग के दिमाग से, लेकिन कोशिश करूँगा कि अच्छा से अच्छे पर आ सकूँ। जब हमने रिएक्ट को इंस्टॉल किया, रिएक्ट इंस्टॉल करने में उसने मुझे क्या दिया, नाउ रन की वो दे रहा है कि आप अब क्या करो, सीडी करो माय ऐप में, npm इंस्टॉल करो, फिर npm रन डेव कर दो।
अब npm इंस्टॉल होगा क्यों कह रहा है, क्योंकि कुछ पैकेजेस जो है ना वीट के साथ इंस्टॉल नहीं आते, उस इसने यहाँ पे पैकेजेस दिए और इंस्टॉल नहीं हुए अभी मेरे, मुझे इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अगर मैं डायरेक्ट रिएक्ट को इंस्टॉल करता तो वो वहां से मुझे इंस्टॉल मिलते, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत इश्यूज आ जाते हैं रिएक्ट को इंस्टॉल करते वक्त, तो मैंने इसलिए इसको प्रेफर अभी नहीं किया। मैं डायरेक्ट वीट के थ्रू आपको बताया जो कि थोड़ा इजी प्रोसेस है। तो यहाँ से आप npm आई लिखो या npm इंस्टॉल लिखोगे तो आपके पहले पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे, उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखूंगा, npm इंस्टॉल, आई भी लिखोगे और एंटर दबाओगे वो इंस्टॉल कर देगा, आई शॉर्ट फॉर्म है इंस्टॉल का। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ आई npm आई, तो अभी ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में। तो अच्छा जी, एरर दे दिया, अच्छा मैंने इसको सीडी नहीं किया था तो इस वजह से एरर दिया। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सीडी माय ऐप के अंदर जो है पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि टॉप पे हम आ जाए। क्लियर, अभी मैं किस फोल्डर में हूँ, रिएक्ट के फोल्डर में। हमने यहाँ पे क्या बनाया था, माय ऐप का फोल्डर बनाया था। अब इस फोल्डर के अंदर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सीडी, सीडी से क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। तो मैं यहाँ पे माय ऐप लिखूंगा और यहाँ से मैं इंटर कर दूंगा। जैसे इंटर किया, अब यहाँ पर क्या हुआ, उसने स्लैश दे के माय ऐप के अंदर मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब अगर मैं npm आई को रन करूँ तो वो रन हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें नोट के पैकेजेस मेरे इसके अंदर थे, मुझे उसको इंस्टॉल करना था। तो थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर इसको इंस्टॉल कर लेगा। और टेलविंड को भी जो है हम कल, दोबारा भी ना हो। तो अभी ये थोड़े पैकेजेस टाइम लेंगे तो रुक जाते हैं थोड़ा, मैं पॉज करके वीडियो वापसी ओपन कर लूँगा जैसे ही पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। तो हमारे क्या हो गए, सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए। अब यहाँ पे क्या दे रहा है कि एडेड 267 पैकेजेस जो है यहाँ पे ऐड हो गए। और कितने मिनट, 2 मिनट लगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो नेट की स्पीड के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर अच्छी होगी तो जल्दी हो जाएंगे, अगर कहीं पे अगर ग्लिच होता है नेट का थोड़ा सा भी तो वो क्या देगा, एरर दे देगा, फिर आपको वापसी npm आई करना पड़ेगा। तो बाकी जो है हमारे पास यहाँ पे पैकेजेस सारे इंस्टॉल हो गए। अब मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ और हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पैकेजेस को जो इंस्टॉल हैं। यहाँ से मैं इसको छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा इतना रख देते हैं। अब अगर मैं यहाँ से नीचे आऊँ तो हमारे पास पहले क्या थी, पैकेज डॉट जेसन की फाइल थी लेकिन लॉक जेसन की नहीं थी। अब यहाँ पे क्या है कि लॉक जेसन की फाइल आ गई। अब लॉक के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा कि सारी चीज़ें के रिएक्ट का वर्जन और ये सारी वही चीज़ें आ गई, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या हो गई, अब डाउनलोड हो गई है मेरे पास। और बाकी और भी चीज़ें थी वो भी डाउनलोड हो गई। तो ये बहुत लंबी फाइल है, इसमें आपका कुछ भी ताल्लुक नहीं, तो इसलिए मैं इस फाइल को भी दिखा नहीं रहा कुछ भी। बाकी नोट मॉड्यूल्स के मेरे पास यहाँ पे एक फाइल फोल्डर आ गया, इसमें सारे जो है मॉड्यूल्स मेरे यहाँ पे पड़े हुए रिएक्ट के पैकेजेस जो इंस्टॉल हुए। तो इससे भी हमारा कुछ ताल्लुक नहीं है। जब हम गिटहब पे पुश करते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, इग्नोर हो जाती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्पेस आपकी रहती है। ऑलमोस्ट 200 to 300 MB जो है स्पेस ये लेती हैं सिंपल मॉड्यूल्स। तो इससे एक डॉट गेट इग्नोर की फाइल यूज होती है ताकि जब गेट पे पुश हो तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है पुश ना हो जाए, सिर्फ जो काम की चीज़ है वो पुश हो। तो अब जो है हमें रन करना है इस एप्लीकेशन को। तो रन करने के लिए मैं यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं और इसको ऊपर कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं npm रन। अब npm रन जैसे ही लिखूंगा वो क्या करेगा, मेरा सर्वर जो है ओपन कर लेगा। अब क्या क्या यहाँ पे इसने अच्छा स्क्रिप्ट इज नॉट, स्क्रिप्ट इसने चलाई नहीं, मेरी स्क्रिप्ट अवेलेबल इन माय ऐप या npm रन स्क्रिप्ट। अच्छा npm diff के साथ है, मैं समझा रन है। एक और दफ़ा देख लेते हैं, डिफ है या रन है हमारे पास में।
सॉरी डिफ है, देखा। यहाँ पे जो है स्क्रिप्ट में क्या निकला, मैं डिफ बिल्ड अर्लेंट अ प्रीव्यू, और मैं समझा था रन। अब मुझे यहाँ पे रन अगर मैं कर दूं तो मैं रन के थ्रू चला सकता हूँ, लेकिन अभी डिफ है तो हम डिफ से ही चलाएंगे इसको, क्योंकि मैं प्योर जब रिएक्ट डालता हूँ उसमें रन के थ्रू चलता है। तो मैं यहाँ से इसको वापसी खोल देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ डिफ। अब npm diff जैसे ही मैं लिखूंगा एंटर करूंगा तो ये क्या करेगा, मेरे x, फिर भी नहीं चला है, क्या हो गया। did you mean npm run diff, run the diff package, सही सही सही। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं, बंदा भूल जाता है। तो npm रन करके फिर डिफ करना है हमें, रन npm रन फिर डिफ। वो क्या करेगा, npm नोड पैकेज जो मैनेजर है, रन से क्या करेगा, वो रन करेगा इस डिफ की फाइल को। तो जहाँ पे मैं चलाता था पहले, जो रिएक्ट मेरे पास जिस तरीके से मैं इंस्टॉल करता हूँ, उसमें ये होता है कि सिर्फ डायरेक्ट npm रन से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वीट पे ये है कि आपने npm रन डिफ लिखना पड़ेगा, तो फिर जो है आपकी फाइल कहते हैं उसको रन्स करेगा। तो अब आपने क्या लिखना है, npm रन डिफ। जैसे इंटर करेंगे तो होपफुली अब रन हो जाएगा, फिर मैं आगे बोलूंगा। अब रन हो गया। अब वो बताया है कि ये ऐप है आपका, इसका वर्जन क्या है, 0.00, और वीट पे है, और इसने अभी मुझे यहाँ पे मेरे पोर्ट्स रन नहीं किया, यहाँ पर आ गया मेरे पास पोर्ट आ गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, वीट का वर्जन वो बता रहा है 5.4.7 है, और उसके बाद वो क्या दे रहा है, लोकल। लोकल का क्या मतलब है, यहाँ पे एक लिंक मुझे दे रहा है, वो लिंक क्या है, HTTP की लिंक है, लोकल होस्ट 5173। अब अगर मैं इसको फॉलो करता हूँ तो क्या होता है मेरे पास, यहाँ पर अगर मैं फॉलो इसको करता हूँ तो यहाँ पे अभी ये थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में। यहाँ पे मेरे पास ये खुल गई, एक वेबसाइट खुल गई। अब ये क्या वेब चीज़ है, अब ये जो है वही वेबसाइट है जो हमारे पास बनी हुई है रिएक्ट पे, प्री बन इमेज कह सकते हैं कि आपके लिए बन के आई हुई है। अब लोकल होस्ट क्या है हमारे पास, अगर मैं लोकल होस्ट को समझाऊं, तो लोकल होस्ट जो है लोकली आपके जो कंप्यूटर है उसके अंदर से पोर्ट को चला रहा है। अब एक क्लासरूम में कितने होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट बच्चे होते हैं, और कुर्सियां भी बहुत सारी होती हैं, सही। अगर एक कुर्सी हो तो सिर्फ एक बच्चा बैठ सकेगा ना उस पर, सारे बच्चे तो नहीं बैठ सकते। 20 बच्चे हैं और एक कुर्सी है तो फिर बाकी कहाँ जाएंगे। तो आप हमारे पास जो कंप्यूटर के ऊपर पोर्ट्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। तो सारे जो है एक ही टाइम पे यूज नहीं हो रहे होते, कुछ यूज में होंगे। जैसे कीबोर्ड के लिए एक पोर्ट चल रहा होगा, 6000 हो सकते चल रहा हो। माउस के लिए एक चल रहा होगा, 4000 हो सकता है चल रहा हो। पावर के लिए कुछ और पोर्ट चल रहा हो। तो डिफरेंट जो है हमारे पास पोर्ट्स जो है पीसी में हमारे पास चल रहे होते हैं, हर काम के लिए अलग अलग डिफरेंट जो है चल रहा होगा। विजुअल स्टूडियो को चलाने के लिए बस कुछ और चल रहा होगा, विंडोज को चलाने के लिए कुछ और चल रहा होगा, सारी एप्लीकेशंस पे अलग अलग पोर्ट्स मेरे पास चल रहे होंगे। तो इसी तरीके से जो पोर्ट खाली होगा ना, वीट ने क्या किया, उसको एक्सेस कर दिया, वो गया लोकल होस्ट कॉलम्स 5173 जो है पोर्ट जो है खाली है, उस पे जो है इस एप्लीकेशन को चला दो। उसने क्या किया, इस एप्लीकेशन को उधर चला दो। जब हम यहाँ से गो लाइव करते हैं तो वो क्या करता है, 5000 पे चलाता है, क्योंकि 5000 हमारे पास खाली होता है। आप जो है अपनी तरफ से कोई पोर्ट नहीं बता सकते, दे सकते हो, लेकिन उसमें ये होता है चांसेस कि आप, अगर आपको नहीं पता कि वो पोर्ट खाली है कि नहीं, और कोई चीज उस पर चल रही होगी, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं, क्रैश भी हो सकता है आपका पीसी। तो इसलिए बेस्ट ये होता है कि आप जब भी रन कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली खुद से देख के वो रन कर लेता है। अब इसने ऑटोमेटिकली देखा कि ये खाली है, इस पे चला दो। अगर मैं एक और विजुअल खोल दूं, एक और यही फाइल को खोल दूं और उस उधर से भी चलाऊं, तो क्या करेगा, वो 5174 पे चला देगा। अगर वो खाली हुआ तो 5173 तो बुक हो गया ना, अभी ये तो ऑलरेडी चल रहा है। अगर मैं एक और पीछे बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ तो वो किसी और पोर्ट पे चलाएगा। तो ये क्या कर रहेगा, आपकी एप्लीकेशन को ब्राउजर पे लाइव कर देगा। अब ये लाइव में क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी चेंज करूंगा,
ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 1 2 3, ये क्या है, डायनेमिक चेंज है। पूरी वेबसाइट तो मेरी रिफ्रेश नहीं हो रही, सिर्फ ये पार्ट रिफ्रेश हो रहा है। जो काउंट का बटन है, ये सिर्फ ये पार्ट जो है मेरा रिफ्रेश हो रहा है। तभी इसको क्या कहते हैं, फास्टर है हमारे पास रिएक्ट। HTML CSS JS से क्या है, फास्टर क्या है हमारे पास, रिएक्ट, जो कि इन तीनों का एक साथ निचोड़ है या सॉल्यूशन कह सकते हैं हमारे पास है। और वर्चुअल डॉम भी इसी तरीके से काम करता है कि ये बाकी चीजें अपनी जगह पे रहेंगी, सिर्फ जो पार्ट पे चेंज हो रहा है वो पार्ट जो है रिफ्रेश होगा। ये पार्ट जो है मेरा अकाउंट का, सिर्फ ये रिफ्रेश हो रहा है। अब वो नीचे मुझे क्या बता रहा है कि अगर आपको टेस्ट करना है, इसमें चीज़ों को चेंज करना है, तो आप क्या करो कि एडिट करो, सोर्स में जाके, सोर्स के फोल्डर में जाके app.jsx की फाइल को चेंज कर दो। जो मैंने बताया था कि हम इसको चेंज करेंगे हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। अब मैं यहाँ से टर्मिनल को हाइड कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा कि मैं इसको क्लोज करूँ। क्लोज करने के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल सी दबाओगे, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल सी जैसे ही दबाओगे तो इसको बंद कर देगा आपके सर्वर को। लेकिन अभी हमें चलाना है, तो मैं यहाँ से इसको वापसी रन कर लेते हैं सर्वर को, और यहाँ से ये रन हो गया। अब मैं यहाँ से टर्मिनल को हाइड कर देते हैं, और हम क्या करते हैं, सोर्स में जाके जैसे वो बता रहा है कि JSX की फाइल में चले जाओ और यहाँ पे चेंजेस कर लो। अब आप चेंजेस कहाँ करोगे, अब हमें यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं, वो समझना मुश्किल है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सारा कोड हटा दूंगा। सारा कोड मैंने हटा दिया। क्यों हटा दिया, हम इसको देखेंगे क्यों हटाया। अब टॉप पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन, क्योंकि आप सारा काम किसमें करोगे, फंक्शन में। फंक्शन, और जो आपने नाम दिया हुआ है, जो भी आप कंपोनेंट बनाओगे या फाइल बनाओगे, उसका नाम आप हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करोगे रिएक्ट के अंदर। आप स्मॉल नाम नहीं दोगे। क्योंकि स्मॉल क्यों नहीं दोगे, स्मॉल की वजह ये होती है कि अगर आप बना रहे हो नेव बार, और नेव का हमारे पास ऑलरेडी कंपोनेंट होता है। अगर आप फूटर बना रहे हो, नेव को भी आप छोड़ो, फूटर आप बना रहे हो, आपने स्मॉल फाइल का नाम दिया फूटर से, और आपने वहां से इंपोर्ट भी की फूटर, लेकिन अगर आप जब यूज करोगे उसको, तो वो क्या समझेगा, फूटर का टैग यूज हो रहा है, ना कि फाइल यूज हो रही है। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल का नाम जो है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने दी कि भाई ऐप के नाम से फंक्शन बनाओ, और यहाँ पे क्या कर दो, रिटर्न कर दो। क्या करो, रिटर्न करो। यहाँ पे मैं इसको दूंगा रिटर्न, 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 क्या हो गया, रिटर्न, रिटर्न कर दो हेलो। अच्छा, मैंने इसको उसमें दे दिया सवाल। फंक्शन मैंने गलत बना दिया था, इसको उस पर ले जाते हैं सही। तो अब ये क्या हुआ, एक फंक्शन बन गया हमारे पास ऐप का, और कर्ली ब्रेसेस से फंक्शन ओपन होता है, हमने देखा था। उसके बाद रिटर्न क्या करवा रहा हूँ, हेलो। क्या रिटर्न कर रहा हूँ मैं, हेलो। अब मैं अगर यहाँ पे जाऊँ ब्राउजर पे, अच्छा ये वाला ब्राउजर है, वो वाला browser, उसको तो बंद करें। अब वो क्या कर रहा है, लोड कर रहा है खुद ब खुद, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें जितनी भी लिखी हुई थी ना, वो मैंने अभी हटा दी हैं। अब इसने जो है लोड तो कर दिया, लेकिन हेलो दिखा नहीं रहा। हेलो, 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 हेलो किधर गया, हेलो दिख ही नहीं रहा। आई थिंक इसमें से लोड नहीं हुआ। इसको मुझे डिफ के अंदर देना पड़ेगा पहले, डिफ हेलो। चलिए, अब भी लोड नहीं हुआ, या तो लोड हो भी रहा है तो मुझे दिख नहीं रहा। इसको जूम इन करें, जूम इन पे भी नहीं दिख रहा। H1 देखे देखें कि H1 के थ्रू, क्योंकि H1 के अंदर हेलो,
एक काम ये करते हैं कि हम टर्मिनल को बंद करते हैं और फिर से अच्छा, एक मिस्टेक है यहाँ पे। अब मिस्टेक क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कब से हेलो को प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसको अगर मैं हटा दूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कब से हेलो को प्रिंट करवाने की कोशिश। अब वो प्रिंट क्यों नहीं कर रहा, इसका रीज़न पता है क्या है? हमने एक्सपोर्ट नहीं किया। इसमें आप जब भी फंक्शन बनाते हो उसको आपने क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कहानी ये होती है कि आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हो, जैसे सामान है, पाकिस्तान से कुछ सामान एक्सपोर्ट होता है, कुछ जो है इम्पोर्ट होता है बाहर मुल्क से। उसी तरीके से आपने रिएक्ट में क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है कुछ चीज़ों को, फंक्शंस को, यहाँ से कंपोनेंट्स को अपने एक्सपोर्ट आप करते हो। वो एक्सपोर्ट होके किधर जाएगा, ऐप वाला ऐप डॉट जेएसएक्स का सारा जो एक्सपोर्ट होके जाता है मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर। वहाँ से एक्सपोर्ट होके हमारे पास जाता है डायरेक्ट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर, रेंडर होता है, एक्सपोर्ट नहीं होता, वहाँ से डायरेक्ट रेंडर होता है। तो बाकी जब भी हम फाइल बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट उसके अंदर लिखेंगे। मैं शॉर्टकट कीज भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन आज की क्लास में नहीं, आज सिर्फ हम हेलो वर्ल्ड तक रखेंगे। यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, आपने क्या लिखना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और जो आपने फंक्शन का नाम दिया है वो, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, ऐप, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। अब वो क्या करेगा, इस पूरे फंक्शन को जो है भेज देगा किधर, मेन डॉट जेएसएक्स में, जहाँ पे जो है रेंडर कर रहा है वो एचटीएमएल के अंदर। यहाँ पे क्या कर रहा है, वो एचटीएमएल के अंदर इसको रेंडर कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अब यहाँ पे जो है मेरा हेलो दिखना चाहिए है, लेकिन अभी दिख रहा है, अब दिख रहा है हेलो मेरा। अब ये इतना नीचे क्यों आ रहा है हेलो, क्योंकि हमारे पास सीएसएस लगी हुई है। यहाँ से मुझे जो है सीएसएस भी मैं हटा दूंगा, क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं है, ऐप डॉट सीएसएस की। यहाँ पे जितनी भी सीएसएस है इसकी मुझे क्या है, नीड नहीं है। मैं ये करूँगा कि यहाँ से सारी सीएसएस को हम हटा देते हैं, क्योंकि हम टेलविंड पे आएंगे तो टेलविंड को हम देखेंगे, और ग्लोबल स्टाइलिंग भी हटा देते हैं। तो ग्लोबली स्टाइलिंग की भी हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ से गए और सारी स्टाइलिंग जो है यहाँ से रिमूव कर देंगे हम। इसकी फाइल को भी रिमूव कर देंगे क्योंकि इसको हम यूज़ कर नहीं रहे हैं। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा। तो अब हमारे पास क्या बची है सोर्स के अंदर, एक ऐप डॉट जेएसएक्स, एक ग्लोबल इंडेक्स सीएसएस की फाइल, और एक जो है मेन डॉट जेएसएक्स। ग्लोबल वाली फाइल को आपने रखना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर ही टेलविंड की कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो इसको आपने रख रहने देना है। तो यहाँ पर आए, अब क्या हो गया, सिर्फ हेलो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, सिंपली टॉप पे आ रहा है। अब अगर मैं जूम आउट भी करूँ तो यहाँ पर टॉप पे मेरे पास हेलो आ रहा है। और क्योंकि सी एस एस सारी हट गई, सिंपली जो हमारे पास ब्राउजर के अंदर आता है हेलो आ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे कोई चीज़ चेंज करूंगा इसके अंदर ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर, यहाँ पे मैं लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड जैसे ही लिखा, यहाँ पे क्या करेगा, ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया। अभी तक मैं यहाँ पे पहुंचा भी नहीं था, लेकिन उससे पहले इसने क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। अगर मैं यही काम जावास्क्रिप्ट में करता, उसमें क्या करता, थोड़ा टाइम लेता, रिफ्रेश होता, फिर उसके बाद रिफ्रेश होता। इसने यहाँ पे कुछ टाइम ही नहीं लिया। अब अगर मैं एक और एलिमेंट लिखना होगा मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपने क्या करना पड़ता है, रिटर्न के साथ डिफ को लगाना पड़ता है। अब इस डिफ के अंदर सारा काम होता है, पेरेंट जो है आपने एक देना होता है, उस पेरेंट के अंदर सारे चाइल्ड बनते हैं। तो यहाँ पे एक ओपनिंग आपने दी, यहाँ पे मैंने एक h1 यूज किया, h1 के अंदर मैंने कहा हेलो वर्ल्ड। फिर एक और जो है यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और को यूज कर लूंगा, h1 h2 कर लेते हैं। वी आर लर्निंग रिएक्ट, मैंने यहाँ पे लिख दिया वी आर लर्निंग रिएक्ट। दो चीज़ें मैंने लिख दी। अब ये डिफ क्या करेगा, इस डिफ के अंदर जितना भी काम होगा वो रेंडर करेगा। मैं यहाँ पे दो डिफ नहीं बना कि एक डिफ मैंने बनाया यहाँ पे मैं एक और डिफ बना दूँ, ये क्या करेगा, एरर करेगा। सिर्फ एक ही पेरेंट डिफ होगा, उसी पेरेंट डिफ के अंदर आप सारा काम करोगे। इसके अंदर मैं एक और डिफ बना सकता हूँ, लेकिन इसके बाहर मैं एक ही पेरेंट रखूंगा। रिटर्न जो है एक ही एलिमेंट को रिटर्न कर सकता है। अब ये रिटर्न क्या करे, सिर्फ एक ही डिफ को रिटर्न कर रहा है। इस डिफ के अंदर जितना भी काम होगा सबको एक साथ रिटर्न करेगा वो, रिटर्न दो वैल्यूज को तो नहीं कर सकता फंक्शन। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड वी आर लर्निंग रिएक्ट। अगर मैं यहाँ से इसको हम क्या करते हैं कि साइड बाय साइड हम रखते हैं और चेंजेस को हम देखते हैं कि किस तरीके से होती है।
जैसे ही मैंने जो है वर्ल्ड को हटाया, उसने क्या किया, रिफ्रेश हुआ, पेज ही रिफ्रेश नहीं हुआ मेरा, उसने डायरेक्ट जो है वर्ल्ड को हटा दिया और बाकी चीज़ें वैसी की वैसी रहीं। तो इस वजह से जो है हमारे पास रिएक्ट जो है मोस्ट पावरफुल टूल है हमारे पास, कि वो सिर्फ एक पार्ट को चेंज करता है, रिफ्रेश करता है जहाँ पे चेंजेस आई, बाकी चीज़ें जो है वैसे ही रहने देता है। तो अब आपका काम क्या है, आपने जो है रिएक्ट को इंस्टॉल करना है और हेलो वर्ल्ड लिखना है प्रैक्टिस के लिए, और बाकी चीज़ें जो है हम कल देखेंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आज के लिए कोई कोड नहीं है, मैं जो उसको बता दूँगा तो वो जो आपको बता देगा। बाकी असाइनमेंट 3 जो है मैं आज रात तक ग्रुप में दे दूँगा। तो फिर हम मिलते हैं कल। कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट में लिख दिया करें या ग्रुप पे लिख दिया करें, ताकि मैं वहाँ से रीड करके आप लोग के क्वेश्चंस को जवाब दे सकूँ। तो फिर मिलते हैं कल, अभी के लिए खुदा हाफ़िज़।